क्या नजरिया रहेगा? एफआईआई आउटफ्लोज तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन ऐसा मानना है कि अर्निंग्स मोमेंटम सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में पिकअप हो सकता है और अब शायद बाजार में थोड़ी सी तेजी भी आज दिखाई दे सकती है। क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल होगा अगले कुछ दिनों तक? ये तो आने वाला समय ही बताएगा मेरे ख्याल से। एक दो दिन या एक हफ्ते में अगर रुझान आपको बेहतर मिलता है तो इसका ये तर्क आपको नहीं निकलना चाहिए कि जो करेक्शन आया था वो हो चुका है। हो सकता है थोड़ा बहुत और करेक्शन आ सकता है, लेकिन विदेशी संस्थागतों की बिकवाली की आप जो बात कर रहे थे, प्रथम मुद्दा जो आपने उठाया, तो धीरे धीरे करके अब वो बिकवाली का आंकड़ा फीका पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। और वो हमें देखने भी मिला है, पिछले हफ्ते भी हमने देखा, शायद आने वाले समय में भी वो जो आंकड़े पहले बिकवाली के अक्टूबर पूरे महीने में हो रहे थे और शुरुआत के नवंबर के महीने में हो रहे थे, उस प्रकार के बिकवाली के आंकड़े धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। सामने स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही है और ये मेरे ख्याल से आने वाले समय में आंकड़ा ऊपर जाएगा। तो ये जो संतुलन का मामला था वो धीरे धीरे संतुलन आपको आता हुआ दिखेगा और एक न्यूनतम स्तर पर बाजार प्रयास करेगा दायरेबंद कारोबार करने के लिए, बुनियाद बनाने के लिए, और उसके पश्चात धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ के दायरे। दिक्कत क्या है यहाँ पर, जो नतीजा है दूसरी तिमाही में उसको लेकर के। हाँ, ये बात सही है, मूल्यांकन काफी ऊपर चले गए थे, नतीजे दूसरी तिमाही के आए तो वास्तविकता का सामना हमें बिल्कुल करना पड़ा। और अगर आप मुझे मूल्यांकन के आधार पर पूछते हैं तो हमें लग रहा है कि दिग्गजों में अब बहुत बड़ा आकर्षण मिल रहा है आपको। कई सारे क्षेत्र हैं, कई सारी कंपनियां हैं जो लंबी अवधि के लिए निवेश लायक हमें लग रही है। पहले भी लग रही थी, अब तो ज्यादा ही आकर्षित लग रही है। और फिर क्षेत्र के आधार पर कुछ मझौली कंपनियां हैं। देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया विक्स जो है, भले हमने शुक्रवार को 1900 पॉइंट की बढ़त सेंसेक्स में देखी, 550 पॉइंट के अंक की बढ़त हमने निफ्टी में देखी, लेकिन इंडिया विक्स शुक्रवार को भी मेरे ख्याल से 16 के आसपास था। जब तक ये इंडिया विक्स 16 के पास या उसके ऊपर रहेगा या फिर 14, 15, 16 पर रहेगा तो आपको वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा, उठापटक जिसे हम कहते हैं दिन के दौरान में। अगर इसको कम होना है तो अनिवार्य ये है कि इंडिया विक्स 12 के आसपास या उसके नीचे आकर के खड़ी हो जाए, जिससे एक दिवस दिन में जो आपको उठापटक देखने मिलती है वो कम हो जाएगी। तो कई सारे मुद्दे हैं, सिर्फ विदेशी संस्थागत निवेशकों का नहीं, लेकिन अंदरूनी घरेलू स्तर पर भी अगर आप देखने जाए तो ये सब चीजों पर नजर रखना अनिवार्य होगा। एक्सपीरियंस हमको चाहिए। ये जो रुपये इस समय कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर है, हालांकि आज की बढ़त के साथ इसने भी 8 पैसे की मजबूती दिखाई है, अभी 84 के आसपास चल रहा है। ये कॉज ऑफ अ कंसर्न तो नहीं है? कई बार क्या होता है ना, आपकी करेंसी अगर वीक होती है, ठीक है, उसके बेनिफिशियरी भी मिलेंगे, उसके नेगेटिव भी मिलेंगे, बट करेंसी वीक होना अपने आप में अच्छी बात नहीं है। तो एक बार जरा आपका टेक चाहिए, जो 84 रुपये का डॉलर चल रहा है इस समय इंडिया में। डॉलर मात्र भारतीय रुपया के सामने मजबूत नहीं हुआ है, डॉलर ज्यादा मजबूत हुआ है बाकी अन्य जो उभरते हुए बाजार है और उनकी जो मुद्रा है वहां पर ज्यादा मजबूत हुआ है। जहां हम तुलना करते हैं, जब आप उभरते हुए बाजारों की बात करते हैं तो जाहिर है भारत आ जाता है, चाइना आ जाता है, बाकी अन्य देश आ जाते हैं, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह वगैरह जो भी है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, मैं पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट पढ़ रहा था रुपए को लेकर के और डॉलर को लेकर के, कि डॉलर मजबूत हुआ है रुपए के सामने, लेकिन डॉलर ज्यादा मजबूत हुआ है बाकी अन्य देशों की मुद्राओं के सामने और उभरते हुए बाजारों के सामने। तो और अमेरिका के लिए भी ये अनिवार्य नहीं है कि डॉलर जरूरत से ज्यादा मजबूत हो जाए दुनिया भर में और बाकी सब मुद्राओं के सामने। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को हम देखेंगे। चुनाव के पहले जो बातें उन्होंने रखी थी टैक्स कट और टैरिफ हाइक की, अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से पॉवेल साहब को चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो एक रणनीति थी कि आने वाले साल में 4 रेट कट करेंगे, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल परास्त हो जाता है अगर डोनाल्ड ट्रंप जा करके टैक्स में कटौती करते हैं और टैरिफ्स में बढ़ोतरी करते हैं। उसके साथ साथ अगर डॉलर मजबूत हो तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक बात होगी। तो मेरा मानना है कि फिलहाल थोड़ा बहुत मजबूती डॉलर में देखी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहेगी ऐसा हमें नहीं लग रहा है। और पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा तो बैंकों की तरफ से कुछ दखल अंदाजी की गई थी डॉलर की मजबूती को कमजोर करने के लिए और डॉलर सप्लाई करने के लिए।
ज़बरदस्त शुरुआत में अगर मैं NSE 500 के निफ्टी 500 के काउंटर्स देखूं तो लीड करते हुए आ रहे हैं रेलवे स्टॉक्स। हालांकि राइट्स, इरकॉन खबर के दम पे भी यहाँ पर एक्शन है, 6-6, 10-10% की तेजी है, पर ये कई बहुत बीटन डाउन नेम्स भी हैं गौरांग जी। तो एक बार रेलवे पैक से आपकी टॉप बेट समझना चाहेंगे। देखिए सृष्टि, मैं कंपनी स्पेसिफिक तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल हमने स्टॉक्स कवरेज में नहीं रखा है, कुछ रिव्यू में गए हैं। लेकिन अगर आप क्षेत्र की बात करें तो मैं रेलवे क्षेत्र के साथ रक्षा क्षेत्र भी जोड़ना चाहूंगा। और ये दोनों ही क्षेत्र में आपने देखा था, ये करेक्शन आया उसके पहले बहुत ही शानदार ऊपर की तरफ के दायरे पिछले 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल या उससे ज्यादा का आप अगर समय देख ले और रिटर्न इन्होंने जिस तरीके से खड़ा किया, ऊपर के स्तर जो देखे हैं, तो मेरा मानना है कि पहले तो आपने अगर रक्षा और रेलवे क्षेत्र में निवेश किया है तो 3 से 5 साल का नजरिया रखें। अगर आपको वास्तविकता में एक बहुत ही शानदार मुनाफा आपको कमाना है। और मैं इतना बिल्कुल कहना चाहूंगा सृष्टि की, ये दोनों ही क्षेत्र में इतनी ताकत और इतनी क्षमता है कि अगर आप 3 या 5 साल तक निवेशित रहते हैं अच्छे मजबूत स्टॉक में, तो आपको अनुमान से ज्यादा मुनाफा खड़ा करके मिलेगा। खाली एक ही दिक्कत है कि लोग यहाँ पर छोटी या मध्यम अवधि के लिए दांव लगा देते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो अगर आपको छोटी मध्यम अवधि के लिए शेयर बाजार में अगर कारोबार करना है तो आपको ये देखना है कि क्षेत्र कौन सा चुनना चाहिए आपको। रक्षा और रेलवे एक लंबी अवधि के लिए बहुत ही सकारात्मक क्षेत्र है और हमें लग रहा है कि आपको सक्षम मजबूत कंपनियों में रोजमर्रा आप जाकर के शेयर के दाम देखेंगे, ये भी अनिवार्य नहीं है। हाँ, लेकिन इनका बिल्कुल हर महीने आप एक रकम तय कर लीजिए और जो भी मजबूत कंपनियों का आपने चयन किया है या आपने चुन करके रखा है, वहां पर थोड़ा थोड़ा करके हर महीने आने वाले 3 से 5 साल तक अगर आप पैसे लगाते हैं तो मेरे ख्याल से आप हंसते हंसते हुए आपके बैंक में जाएंगे मुनाफा जमा करने के लिए। PSU बैंक का जिक्र हम कर रहे थे, चाहे बड़ी दिग्गज बैंक्स हो या छोटी मझौली बैंक्स हो, एक एक करके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पूरे के पूरे स्पेस में ही हम अच्छी खासी मजबूती देख रहे हैं, करीब 3% का इजाफा है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक, SBI, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे खासे एक्शन के साथ आप देखेंगे करीब 4-4.5% की मजबूती। लार्जर प्लेयर्स में भी अगर आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस लिस्ट में भी ICICI बैंक जैसे दिग्गज, HDFC बैंक जैसे दिग्गज नजर आएंगे। गौरांग सर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर, और इसमें जियो फाइनेंस को भी एक बार देखना चाहिए क्योंकि जियो फाइनेंस पर भी लगातार हम देखते हैं कि इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखें अच्छी मजबूती है, 320 तक के स्तर है, 400 तक जाने का भी दमखम रखता है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ये भी जताती हैं। जियो फाइनेंस या स्पेसिफिक स्टॉक कॉल्स अगर ना देना चाहें तो NBFCs और साथ ही बैंक प्लेयर्स पर, बैंकिंग स्पेस पर आपकी राय? देखिए, अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना। जियो फाइनेंस पर खरीदारी की राय हमारी लंबी अवधि के लिए, और जिस प्रकार से धीरे धीरे करके कामकाज शुरू होगा जमीनी स्तर पर, योगदान बैलेंस शीट पर उसी तरीके से आएगा। कामकाज को लेकर के जो टिप्पणियां करी हैं और जिस प्रकार से वित्तीय सहारा और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी और पहुंच का जहां तक सवाल है, तो ये सभी चीजें मेरे ख्याल से काफी सकारात्मक रूप से जियो फाइनेंस सर्विसेज के साथ खड़ी हैं। मैं तो इतने हद तक कहना चाहूंगा मानसी कि अगर आपने पोर्टफोलियो खड़ा किया है शेयर बाजार में अच्छी सक्षम कंपनियों का और क्षेत्र का, तो मैं तो ये राय दूंगा कि आपको अनिवार्य यह है कि आपका पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत NBFCs। तो और नतीजे दूसरी तिमाही के सरकारी बैंकों के कुछ हद तक काफी अच्छे आए हैं, इस पे कोई दो राय नहीं।